हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी जो परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, और इसमें जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इसके आज हम लोग सुपर 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन। गलत आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, उद्देश्य शिक्षा कार्यक्रमों में निर्देश हैं, केवल स्कूली कार्यक्रमों से लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता, स्कूली कार्यक्रमों द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, या लक्ष्य और उद्देश्य समान है। कौन सा पॉइंट है जो इसमें सही नहीं है? देखिए, तो लक्ष्य और उद्देश्य समान है, ये पॉइंट हमारा इसमें सही नहीं है, ये हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि शिक्षा में लक्ष्य जो एम्स होते हैं, हमारे लक्ष्य का मतलब है एम्स, ये बहुत व्यापक तौर पर होते हैं, दीर्घकालिक भी होते हैं, और जो उद्देश्य होते हैं ये स्पष्ट होते हैं और अल्पकालिक इनको कहा जाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करके ही लक्ष्यों तक पहुंचा जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्य और उद्देश्य समान है, ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों समान नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है ब्लूम के अनुसार निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, प्रयोगात्मक, सामाजिक या फिर भावात्मक? कौन सा है जो सीखने का क्षेत्र है? कौन सा हो जाएगा? तो ब्लूम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, भावात्मक जो है यह सीखने का क्षेत्र बताया गया है। ब्लूम ने सीखने के 3 मुख्य क्षेत्र बताए हैं, 3 मेन डोमेन बताए हैं। किसने बताए सर? ब्लूम ने बताए हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने भावात्मक बताया है। ठीक है, ये हमारा भावनाओं और दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित होता है। भावात्मक बताया है, संज्ञानात्मक बताया है। क्या बताया सर? संज्ञानात्मक बताया है। मनोक्रियात्मक बताया है, मनोक्रियात्मक बताया है। ठीक है, 3 बताए हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। तो इसमें हमारा भावात्मक जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन लीजिए, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्नों की तैयारी के लिए कौन सा विकल्प गलत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मबोध या फिर अनुप्रयोग? ब्लूम के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो इसमें कह रहा है वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्नों की तैयारी के लिए हमारा जो आत्मबोध है ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन के वर्गीकरण में 6 मुख्य स्तर होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ की बात हो रही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण में इन्हीं स्तरों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका ज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है, अनुप्रयोग आ जाता है, विश्लेषण आ जाता है और संश्लेषण आएगा, फिर मूल्यांकन आएगा। लेकिन आत्मबोध का इसमें कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मूक की विशेषता नहीं है? इसे प्रयोग किया जा सकता है किसी भी समय, इंटरनेट ब्राउजर वाले किसी भी उपकरण से, सिर्फ कक्षा में, या फिर कहीं भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, जो मूक है, मूक की विशेषता नहीं है, इसे प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ कक्षा में नहीं, इसे हम किसी भी समय, कहीं भी, और इंटरनेट ब्राउजर वाले किसी भी उपकरण से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कक्षा में प्रयोग करेंगे, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ता द्वारा निम्न में से किस डिजिटल पहल का प्रयोग किया जा रहा है? ई पाठशाला, शोध गंगा, ई यंत्र या फिर शोध गंगोत्री? किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो ये है आपका शोध गंगा, ई यंत्र और शोध गंगोत्री। ठीक है, इनका प्रयोग किया जा रहा है। ई पाठशाला को शोध की श्रेणी से बाहर रखा गया है, तो हमारा BCD जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। डैश ऑनलाइन लाइब्रेरी की विशेषता है? कम रखरखाव लागत, भंडारण के लिए अधिकतम भौतिक स्थान, कम फीस या फिर पढ़ने में आसान? ऑनलाइन लाइब्रेरी की क्या विशेषता होती है? जो ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है उसमें सबसे बड़ी यही कि फीस कम होती है। ऑनलाइन लाइब्रेरी में क्या है सर? फीस कम होती है। ऑप्शन सी राइट हो गया। उपलब्धि परीक्षा एवं निदान परीक्षा में क्या अंतर है? उद्देश्यों का
प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चले कि उपलब्धि परीक्षा और निदान परीक्षा में जो अंतर है वह उद्देश्यों का अंतर है। सर किसका अंतर है? उद्देश्यों का अंतर है। देखिए बताते हैं आपको, उपलब्धि परीक्षा और निदान परीक्षा के बीच जो प्राथमिक अंतर है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स में होता है। अब उपलब्धि परीक्षा जिसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, इसका उद्देश्य ये मापना है कि छात्र ने एक फिक्स टाइम में कितना सीख लिया है। इसका उपयोग ग्रेड देने के लिए, बच्चा किस रैंक पे आया है उसकी रैंक तय की जाती है, प्रमाण पत्र देने के लिए उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। ये क्या सीख लिया गया है इस पर सेंटर्ड होता है कि बच्चे ने क्या सीख लिया है, इस पर केंद्रित होता है उपलब्धि परीक्षा। और जो निदान परीक्षा है, जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसका उद्देश्य होता है छात्र की सीखने की कमी, कठिनाई और कमजोरियों की पहचान करना कि बच्चे को क्या कमी रह गई है, कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको क्या कमजोरी है बच्चे की, ये पहचानना होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो सुधार के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार तैयार करने के लिए किया जाता है। पहले निदान होगा, उसके बाद ही तो उपचार किया जाएगा। तो उपचार का आधार निदान होता है। ये जो है निदान कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है इस पर केंद्रित होता है। आई बात समझ में? देखिए जो हमारा उपलब्धि परीक्षा है ये किस पर केंद्रित होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, और ये किस पर केंद्रित होता है? ये केंद्रित होता है कि बच्चे को कहाँ कठिनाई सीखने में आ रही है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। तो अंतर किसका हो जाएगा सर? उद्देश्यों का अंतर हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षा परिणाम के लिए होती है जबकि निदान परीक्षा सुधार के लिए होती है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। निदानात्मक परीक्षा का महत्व है शिक्षण में, मार्गदर्शन एवं परामर्श में, उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निदानात्मक परीक्षा का महत्व किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था में। ठीक है, क्योंकि निदान के बाद फिर उपचार किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गणित में सीखने की अक्षमता का सबसे उचित मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? स्क्रीनिंग टेस्ट, उपलब्धि परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा या फिर कौशल परीक्षा? क्या हो जाएगा? तो गणित में सीखने की अक्षमता का सबसे उचित मूल्यांकन, बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है ये कैसे पता चलेगा? निदानात्मक परीक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? निदानात्मक परीक्षा के माध्यम से। विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के लिए किस प्रकार के शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण, टीम शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण? क्या हो जाएगा? तो बच्चे निदान करने के लिए किस प्रकार के शिक्षण की योजना? उपचारात्मक। पहले निदान होगा, निदान के बाद फिर हमारा उपचार आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार याद करना या याद रखना डैश उद्देश्य का एक कारक है। तो याद करना या याद रखना जो है यह ज्ञानात्मक उद्देश्य का एक कारक है। ज्ञानात्मक कहो या संज्ञानात्मक पक्ष कहो, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। सर क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है इसको। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन याद रखना, रिमेम्बरिंग ब्लूम के वर्गीकरण के कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ज्ञानात्मक ये हमारे ब्रेन की जो भी इंटेलेक्चुअल क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, उससे संबंधित होता है। इसमें जानकारी को याद करना, पहचानना, रिकॉल करना इंक्लूड होता है। यह संज्ञानात्मक डोमेन का सबसे बुनियादी निचला स्तर माना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। किसी समस्या को हल करने के लिए सीखी गई सामग्री को नई परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। आपने पहले सीख लिया, अब उसको नई परिस्थिति में उसको प्रयोग कर रहे हो, तो इसको अनुप्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इसको अनुप्रयोग। कि आपने पहले यानी किसी समस्या को हल करने के लिए सीखी गई सामग्री आपने पहले सीख लिया, अब उसको नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, तो ये अनुप्रयोग कहलाएगा। ठीक है, शिक्षण का कौन सा स्तर ब्लूम के वर्गीकरण में निर्दिष्ट उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है? कौन सा स्तर? स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर शैक्षिक स्तर? कौन सा स्तर है वो हमारा चिंतनशील स्तर है। सर कौन सा है? चिंतनशील स्तर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के वांछित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करके सफलता प्रदर्शित करने के लिए डैश उद्देश्यों की एक उपयुक्त सूची प्रदान की जानी चाहिए। किस प्रकार के उद्देश्यों की? सूचनात्मक, निपुणता, चुनौतीपूर्ण या फिर सामान्य? तो वह हमारी चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों की एक उपयुक्त सूची प्रदान की जानी चाहिए।
ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के दो घटक होते हैं सर, कौन कौन से? ज्ञानात्मक तथा भावात्मक, यही राइट है इसका, ज्ञानात्मक और भावात्मक। ये क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों के दो घटक होते हैं। एक हो गया आपका ज्ञानात्मक, ठीक है, ज्ञानात्मक मतलब जिसको हम कॉग्निटिव कहा जाता है। ये अभी मैंने बताया कि ये हमारे ब्रेन यानी कि हमारे मस्तिष्क और बौद्धिक ज्ञान से जुड़ा होता है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे को ज्ञान देना और उसकी सोचने समझने की शक्ति को इंप्रूव करना होता है। दूसरा है भावात्मक, जिसको अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। ये बच्चे का चरित्र निर्माण, भावनाओं, मूल्य, दृष्टिकोण से जुड़ा है। शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य छात्र के व्यवहार और उसके मूल्यों में सकारात्मक बदलाव लेकर के आना है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आना है बच्चे के अंदर, ठीक है। हालांकि ब्लूम ने तीसरा घटक क्या बताया था? ब्लूम ने जो तीसरा घटक है वो क्रियात्मक बताया था सर। क्या बताया था? क्रियात्मक भी दिया है, लेकिन कई बार बुनियादी स्तर पर ज्ञान और भाव यानी हेड एंड हार्ट को ही शिक्षा के दो सबसे प्रमुख आधार स्तंभ मान लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न को छोड़कर सामान्य उद्देश्यों के घटक हैं। किसको छोड़कर के? बाकी तीन सामान्य उद्देश्यों के घटक हैं। तो सामग्री को छोड़कर के संदर्भ, व्यवहार, अधिगमकर्ता, ये तीनों ही सामान्य उद्देश्य के घटक में आते हैं। किसको छोड़कर के? सामग्री को, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब जैसे अधिगमकर्ता है, ये सामान्य उद्देश्य का घटक है। तो अधिगमकर्ता, लर्नर या ऑडियंस, उद्देश्य ये बताता है कि कार्य कौन करेगा, जैसे कि छात्र। बिहेवियर की बात करें तो ये वो स्पष्ट क्रिया है जिसे छात्र करके दिखाएगा, जैसे डिफाइन करेगा, कैलकुलेट करेगा। संदर्भ की बात करें, संदर्भ या परिस्थिति, जिसको कॉन्टेक्स्ट या कंडीशन कहते हैं, वो स्थिति जिसके तहत व्यवहार प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे बिना मानचित्र की सहायता के। तो ये सब सामान्य उद्देश्यों के घटक है। सामग्री जो है, मटेरियल जो है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, कंटेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि सामग्री जो है ये वो विषय वस्तु या उपकरण है जिसका उपयोग सीखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में यहाँ पे चले जाएंगे। दृष्टिकोण में परिवर्तन अधिकतर किस क्षेत्र में सीखने को दर्शाता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिकोण में परिवर्तन अधिकतर किस क्षेत्र में? संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने को दर्शाता है। आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, मतलब आप सीख रहे हैं, आपके दिमाग से चीजें जुड़ी हैं। ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है? ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वह उद्देश्य पर आधारित है। ब्लूम की पाठ्य योजना पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव्स पर, किस पर सर? ऑब्जेक्टिव्स पर, मतलब उद्देश्यों पर आधारित होती है। इसे मूल्यांकन दृष्टिकोण, इवैल्यूएशन अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है कि आखिर उद्देश्य क्या है, बच्चों को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। टीचिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही चुनी जाती हैं। अंत में देखा जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हो पाई है। कौन सा नियम परियोजना पद्धति से संबंधित नहीं है? तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, आनुवंशिकता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। साइकोलॉजी में आपने इनको पढ़ा होगा। तो देखिए, तत्परता, प्रयास, प्रभाव, ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो मुख्य रूप से थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों पर ही आधारित है, ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं है? आनुवंशिकता का नियम। पहले तो मैं ये समझा दूं, तत्परता का नियम मतलब छात्र को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मेंटली उसको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं इसको। प्रयास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। इसमें करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रोजेक्ट पूरा होने पर मिलने वाली सफलता और सेटिस्फैक्शन सीखने को और ज्यादा स्टेबल बना देता है, ठीक है। यहाँ पे आनुवंशिकता का जो नियम है वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये नियम हमारे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो हमारे वंशानुगत गुण होते हैं उनसे रिलेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, प्रोजेक्ट पद्धति किस अमेरिकी शिक्षाविद के विचार पर आधारित है? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? हम लोग सीधे जाते हैं विलियम किलपैट्रिक के साथ में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया कि जो प्रोजेक्ट मेथड था किसके विचार पर आधारित था। तो विचार पर आधारित था तो हम जाएंगे जॉन डीवी के साथ में, ऑप्शन फर्स्ट के साथ में। विचार किसका था? जॉन डीवी का था। उसको डेवलप किसने किया? तो जो किलपैट्रिक हैं ये इन्हीं के शिष्य थे, ये इनके शिष्य थे विलियम किलपैट्रिक। इन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट मेथड को डेवलप किया था। किलपैट्रिक ने 1918 में इस विचार को एक कंप्लीट टीचिंग मेथड के रूप में दुनिया के सामने रखा था।
ठीक है। तो अक्सर प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? विलियम किलपैट्रिक ने। लेकिन इसका जो मूल है, जो मेन विचार, मेन थॉट जो था, वो इनके गुरु जॉन डीवी का था। इसको आगे बढ़ाने का काम उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने किया था। और यहाँ पे DW एलन दिए हैं, ये जो है इन्हें माइक्रो टीचिंग का जनक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन जो है वो जो है विचार पर आधारित पूछा गया है, इसलिए हम जॉन डीवी के साथ में जा रहे हैं। चलिए, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? जो प्रयोगशाला विधि है प्यारे दोस्तों, यह करके सीखने पर आधारित है। प्रयोगशाला किस पर आधारित है? करके सीखने पर आधारित है। पश्चिगामी अन्वेषण और साधन साध्य अंत विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिथम, मानसिक सेट, ह्यूरिस्टिक, कार्यात्मक स्थिरता किस पर आधारित है? तो ये हमारे ह्यूरिस्टिक मेथड पर आधारित है। किस पर? ह्यूरिस्टिक पर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक व्यवहार के सही अनुक्रम की पहचान करें। जो संज्ञानात्मक व्यवहार है उसका सही क्रम क्या है? सही क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा ज्ञान, फिर आएगा बोध, फिर आएगा अनुप्रयोग। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ACB, ACB, ACB ये रहा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। उसके बाद आएगा विश्लेषण, फिर आएगा संश्लेषण। मतलब ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पार्ट में किया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उसमें से जो संज्ञानात्मक था उसके फिर से 6 भाग उन्होंने किए थे, जिसमें वो 6 भाग यही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हैं, इसमें एक नहीं है, मूल्यांकन वाला इसमें इंक्लूड नहीं है। किस पद्धति का उद्देश्य स्कूल में छोटे पैमाने पर सामुदायिक जीवन गतिविधियां प्रदान करना है? किस पद्धति का उद्देश्य है? तो वो पद्धति है हमारी प्रोजेक्ट, परियोजना पद्धति जो है, इसका उद्देश्य स्कूल में छोटे पैमाने पर सामुदायिक जीवन गतिविधियां प्रदान करना है, क्योंकि एक्टिविटी किससे जुड़ा है? प्रोजेक्ट से जुड़ा है। किस शिक्षण को स्केल्ड डाउन शिक्षण के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा है? तो वह है माइक्रो टीचिंग। कौन सा हो जाएगा सर? माइक्रो टीचिंग हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड कंप्लीट नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब जैसे ये आपका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट आपका फिजिकल साइंस रहेगा। तो फिजिकल साइंस और पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस प्लस तीसरा सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी, चौथा सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, उसमें लिखिए कि सर हमारा टीचिंग सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस है, हमें नोट्स चाहिए। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फटाफट मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बुक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्वेश्चन कहता है 26 नंबर, करके सीखना और जीकर सीखना शिक्षण की इस पद्धति में शामिल सिद्धांत कौन से हैं? चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या प्रयोजना विधि? तो इसमें आपका कौन सा आ जाता है? करके सीखना और जीकर सीखना शिक्षण की प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। प्रदर्शन जो विधि है इसमें शामिल सिद्धांत है, प्रदर्शन विधि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोजनवाद के दर्शन के आधार पर जो विधि विकसित की गई वो कौन सी है? तो वह हमारी परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है। डैश एक पारंपरिक शिक्षण पद्धति है, कौन सी? ह्यूरिस्टिक, प्लेवे मेथड, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट मेथड? तो जो व्याख्यान विधि है ना, ये पारंपरिक शिक्षण पद्धति है जो वर्षों से चली आ रही है, पुराने जमाने से, जो पहले गुरु पेड़ों के नीचे बैठ करके बच्चों को सिर्फ एक्सप्लेन किया करते थे। तो ये व्याख्यान पद्धति बहुत पुरानी है। ओके, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब किससे संबंधित है? तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें जो पहला हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन सी राइट हो गया। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक सीखने के परिणाम के उच्च क्रम का एक उदाहरण है? तथ्यों और उनके अनुक्रमों को सीखना, सीखने की भूमिकाएं और क्रियाक्रम, जागरूकता एवं मूल्य निर्धारण सीखना, अवधारणा एवं अमूर्तता को सीखना। तो वो हो जाएगा हमारा अवधारणा एवं अमूर्तता को सीखना, ऑप्शन डी राइट हो गया। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक पक्ष का जो निम्नतम स्तर है वह ज्ञान है। ज्ञान के बाद बोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, लास्ट में मूल्यांकन आ जाता है। तो सबसे पहला ज्ञान ही है।
क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान आधारित अध्ययन करने में सही क्रम दर्शाता है। तो वह क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान आधारित अध्ययन करने में सही क्रम हमारा पहला योजना, पहले प्लान किया जाता है, फिर उस प्लान पर काम किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर विचार किया जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है। मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या फिर मूल्यांकन अनुसंधान। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। इतनी बात क्लियर है। प्रत्येक सीखने के परिणाम की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए सर। कहाँ से होनी चाहिए, एक क्रियात्मक क्रिया से होनी चाहिए। शिक्षण और सीखने के परिणाम जो होते हैं, लर्निंग आउटकम्स को क्या करना, लिखते समय कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे एक क्रियात्मक क्रिया, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एक्शन वर्ब। प्रत्येक सीखने के परिणाम की शुरुआत एक स्पष्ट क्रियात्मक क्रिया से होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जैसे डिफाइन करना, किसी चीज़ को पहचानना, कैलकुलेट करना, एनालिसिस करना, ऐसी क्रियाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि परिणाम मापने योग्य यानी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल हो। ठीक है, उसको मेजर कर पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ। सीखने के उद्देश्यों को लिखने का एक कारण क्या है। परिणाम मापें, छात्र को अभिप्रेरित करें, अध्यापन की परिकल्पना करें या अपेक्षा संप्रेषित करें। तो वो हो जाएगा अपेक्षा संप्रेषित करें, कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। प्रोजेक्ट विधि को प्रतिपादित किया गया है किसके माध्यम से। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है किसने दिया, W.H. किलपैट्रिक ने। थॉट किसका था, इनके गुरु जॉन डीवी का था। ठीक है, निम्न में से संज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा स्तर विभिन्न सोच प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। संज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा स्तर, ज्ञान बोध अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ज्ञान विश्लेषण मूल्यांकन या फिर समझ विश्लेषण मूल्यांकन। तो वो हमारा विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ये स्तर विभिन्न सोच प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। डैश विधि शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर जोर देकर समस्या समाधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाती है। कौन सी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन या फिर प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि, तो वो है हमारी ह्यूरिस्टिक विधि, जो शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर जोर दे करके समस्या समाधान और डिसीजंस लेने का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा त्वरित और प्रभावी बना देती है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन डैश ने किया है। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। त्वरित कार्यवाही का शोध धारा है। त्वरित कार्यवाही जिसको हम इमीडिएट एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो त्वरित कार्यवाही का शोध धारा क्या हो जाएगा, वो है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, त्वरित कार्यवाही के लिए किया जाने वाला शोध एक्शन रिसर्च होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य समस्या का तुरंत समाधान करना होता है। निम्न में से कौन सा शोध स्टीफन कोरी से संबंधित है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है यह स्टीफन कोरी से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। अगर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था ऐसा पूछ रहा है तो आप जाएंगे कर्ट लेविन के साथ में। किस शिक्षण पद्धति में छात्र स्वयं तथ्य की खोज कर ज्ञान अर्जित करते हैं। किस शिक्षण पद्धति में, प्रदर्शन में, ह्यूरिस्टिक, ट्यूटोरियल या फिर उपरोक्त सभी। तो वो हो जाएगा हमारा ह्यूरिस्टिक यानी कि खोज विधि। इसमें छात्र खुद खोज करके ज्ञान को अर्जित करते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। किसके आधार पर, करना सीखना, समझना, इशारे करना, महसूस करना। तो ह्यूरिस्टिक मतलब खोज करता है बालक, तो इसमें करके सीखता है। सर क्या करता है बच्चा, इसमें करके सीखता है। ह्यूरिस्टिक विधि की एक सीमा है। क्या सीमा है, समय की दृष्टि से अलाभकारी इसको माना गया है। ड्वाइट यानी D.W. एलन द्वारा किस शिक्षण अधिगम पद्धति की शुरुआत की गई थी। मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था। तो जो D.W. एलन है इन्होंने माइक्रो टीचिंग का जनक माना जाता है। किसका, इनको सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। पाठ्य योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए। पाठ्य योजना की भाषा बहुत स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा पद एक पाठ्य योजना के विकास का चरण नहीं है। परिचय, अभिप्रेरणा, पूर्ण ज्ञान की परीक्षा या फिर आलोचना। कौन सा पद है जो
एक पाठ योजना के विकास का चरण नहीं है तो वह है आलोचना नहीं है। कौन सा हो जाएगा? आलोचना बाहर हो जाएगा। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है? पाठ को पढ़ाने के लिए जो टीचर प्लान करता है उसको हम पाठ योजना कहते हैं सर। क्या कहते हैं? पाठ योजना कहते हैं। CCE का मतलब क्या होता है? CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वह बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। MOOCs का आशय क्या है? व्यापक ऑफलाइन खुला क्रेडिट, व्यापक ऑफलाइन खुला पाठ्यक्रम, प्रमुख खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम या फिर व्यापक खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम। तो MOOCs का मतलब है व्यापक खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। CCE का उद्देश्य क्या है? CCE इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसको क्या कहते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन को एक नियमित गतिविधि बनाना। भाई सतत, इसको क्या? C फॉर कंटिन्यूअस मतलब सतत। इसका अर्थ ही यही है कि मूल्यांकन साल के अंत में एक बार होने की बजाय पूरा टीचिंग प्रोसेस चलता है उसके दौरान नियमित रूप से चलता रहे। ऐसा नहीं कि पूरे एक साल पढ़ा लिया, लास्ट में मूल्यांकन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना, यह छात्रों की जो भी शिक्षा से संबंधित या जिसको हम स्कॉलस्टिक कहते हैं और जो सह शैक्षणिक गतिविधियां जो को स्कॉलस्टिक होती हैं, दोनों क्षेत्रों में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको मापने में हेल्प करता है अधिक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्रों की कमियों को पहचान कर उन्हें टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना, जिससे लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। सारे ही इसके उद्देश्य हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभास करना। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कौन सा मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में किया जाता है? लास्ट में कौन सा किया जाता है? लास्ट में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपका पूरा सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, बीच में कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट आपसे एग्जाम ले लिया गया, तो ये क्या है? ये आपका योगात्मक मूल्यांकन है। और जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उसके बीच बीच में आपसे यूनिट टेस्ट या ओरल टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है कि बीच बीच में बच्चे को चेक करते रहना। ठीक है। योगात्मक पूरे साल पढ़ा लिया, लास्ट में एग्जाम हो रहा है, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। CBCS क्या लिखा है? CBCS का सही फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और हिंदी में इसको कहते हैं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ठीक है, दोनों इसके ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों ऑप्शन इसके सही हैं क्योंकि इसका पूरा नाम है, हिंदी में पूरा नाम होता है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे टाइपिंग में जो है थोड़ा इशू हो गया होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, इसलिए दोनों सही ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। हालांकि बेनिफिट आपका हुआ कि आप दोनों चीज़ें समझ गए, हिंदी में ये कहते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। डैश मूल्यांकन प्रश्न का एक रूप है जिसका एक ही सही उत्तर होता है। तो किसका सही उत्तर होता है? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव का जो है एक ही सही उत्तर, 4 आपको दिए गए हैं, एक ही सही आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर जैविक विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है तर्कसंगत सोच विकसित करना। तर्कसंगत सोच विकसित करना डैश सिद्धांतों और विधियों का एक समूह है जिसका उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। किसका? शिक्षण विधि का, खोज विधि, परियोजना विधि या फिर सूक्ष्म शिक्षण विधि का यूज होता है। किसका होता है? इसमें शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड का यूज इसमें होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। ज्ञान के स्तर पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग छात्र क्या करेंगे? तो छात्र यहाँ पे क्या करेंगे? ज्ञान के स्तर पर जो है छात्र जानकारी को याद करेंगे। सर क्या करेंगे? जानकारी को याद करेंगे। एक बालक का समग्र विकास किससे संबंधित है? समग्र विकास, होल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होगा, तो ये हमारा व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं।
एक बालक का समग्र विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सीधे तौर पर व्यापक मूल्यांकन से रिलेट करता है। व्यापक मूल्यांकन शब्द का अर्थ है कि इसमें छात्र के उसकी व्यक्तित्व के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, पूरी पर्सनालिटी को अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जो उसकी स्कॉलस्टिक चीज़ें हैं यानी किताबी ज्ञान जो है उसको नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो को स्कॉलस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे का गेम में बच्चा कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, आर्ट में कैसा है, मोरलिटी में कैसा है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स उसके अंदर कैसी हैं, हर चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्र की प्रगति की निगरानी करना कि बच्चा कैसी प्रोग्रेस कर रहा है। मूल्यांकन का उद्देश्य बनाना है। मूल्यांकन का उद्देश्य परिणाम, भविष्यवाणी करना, डिसीजंस लेना या फिर राय। तो यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय लेना है कि अब बच्चे के साथ क्या करना है, बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, समझाना है। डायग्नोस्टिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है बालक के सीखने के अंतराल को समझना। ऑप्शन सी राइट हो गया। छात्रों के डैश रिकॉर्ड उनके पेरेंट्स को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। कौन से रिकॉर्ड? उपाख्यानात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उपाख्यानात्मक अभिलेख और संचयी अभिलेख ये दोनों ही रिकॉर्ड जो है वो उनके पेरेंट्स को उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है इसकी जानकारी देने में हेल्प करते हैं। मूल्यांकन जो वास्तव में परीक्षण करता है कि यह परीक्षण करने के लिए क्या निर्धारित करता है कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको वैलिडिटी कहते हैं, इसको वैधता कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। परीक्षण की विश्वसनीयता किससे संबंधित है? परीक्षण की जो विश्वसनीयता है वह संगति जिसके साथ परीक्षण भिन्न भिन्न लेकिन तुलनीय परिस्थितियों में एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, इससे ये रिलेट करेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है जो है शिक्षक प्रशिक्षु के अंदर स्किल्स डेवलप करना। जैसे आप लोग यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु हैं बीएड वाले, तो आपको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है ताकि आपके अंदर स्किल्स डेवलप की जा सके। जैसे प्रस्तावना प्रश्न स्किल हो गई, ब्लैक बोर्ड स्किल हो गई, है ना, पुनर्बलन कौशल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में, उपरोक्त सभी में। तो जो माइक्रो टीचिंग है वह सूक्ष्म शिक्षण संस्थानों में, जैसे जो आपके बीएड और डीएड कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपको सिखाने के लिए माइक्रो टीचिंग का यूज होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? 36 मिनट तक चलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाठ्य योजना निर्धारित करती है क्या? सीखने के उद्देश्य, विद्यालय के उद्देश्य, प्राचार्य के उद्देश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा आपका सीखने के उद्देश्य। पाठ्य योजना क्या निर्धारित करती है? सीखने के उद्देश्य। पारंपरिक ऑफलाइन शिक्षण के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, भौतिक मॉडल, एलएमएस। किसका यूज किया जा सकता है? भौतिक मॉडल का यूज किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर द्वारा बनाए गए मूक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसमें मूक प्लेटफॉर्म का नाम है मूक किट। क्या नाम है सर? मूक किट। हर्बर्टियन दृष्टिकोण को डैश स्टेप दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। किस दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, 5 स्टेप दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हर्बर्टियन 5 स्टेप्स यानी हर्बर्टियन दृष्टिकोण को 5 स्टेप दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। इसे अक्सर पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है। आरसीईएम दृष्टिकोण में यह चरण शामिल नहीं है। कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो इसमें आपका प्रोजेक्ट का जो चरण है वह शामिल नहीं है। एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के अलंकारों से महिमा मंडित किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह छात्रों को मानवता का उच्च मूल्य सिखाते हैं। क्या करते हैं? छात्रों को मानवता का उच्च मूल्य सिखाते हैं। निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है? विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, बिल्कुल। विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए। तो क्या हो? सिंपल सी बात है कि उसमें बहुत धैर्य, ठीक है, विशेषज्ञ भी हो, अच्छा व्यक्ति हो, विद्वान हो, कपड़े बढ़िया पहने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें धैर्य होना चाहिए। क्योंकि कई बालक ऐसे होते हैं जिनको जल्दी समझ नहीं आता, तो आप एक क्वेश्चन को 4 बार भी समझाओगे, 6 बार भी समझाओगे, 10 बार भी समझाओगे, ठीक है, आपके अंदर पैसेंस होगा तभी आप समझाओगे, नहीं तो चाटा जड़ दोगे बच्चे के, ठीक है, और वो आप कर नहीं सकते।
बहुत धैर्य की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, NC LKG UKG, वहाँ पे लेडी टीचर्स क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर पैसेंस बहुत होता है। हम लोगों को लगा दे तो हम लोग एक दिन में पीट पाट के चले आए, क्योंकि वो सुनते तो है नहीं, छोटे बच्चे, समझाना पड़ता है बहुत, है ना। इसीलिए वहाँ पे लेडी टीचर को लगाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर पैसेंस बहुत होता है। निम्न में से कौन सा एक मूक प्लेटफॉर्म है? कौन सा है? कर्सेरा, गूगल मीट, GTG मीट, अरकंड, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कर्सेरा हो जाएगा। कौन सा? कर्सेरा, ठीक है। चलिए, मूक का मुख्य उपयोग क्या है सर? मूक का मुख्य उपयोग होता है किसी भी आयु वर्ग के लिए निःशुल्क मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विचार है? सबसे महत्वपूर्ण विचार पूछ रहा है, प्रगति के व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। प्रगति के व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। जैविक विज्ञान का शिक्षण डैश के द्वारा किया जाना चाहिए? किसके द्वारा किया जाना चाहिए? एक बहुत ही स्किलफुल और वेल ट्रेंड टीचर्स के द्वारा किया जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हम आपको अपने नोट्स के बारे में बता रहे थे कि आपको हमारे नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। नोट्स किस प्रकार के रहेंगे? बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी के नोट्स देख लीजिए आप एक बार। देखिएगा, कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU B.Ed सेकेंड सेमेस्टर न्यू सिलेबस बेस्ड नोट्स अपडेटेड बाय SP सर, और पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के शॉर्ट नोट्स आपको पहले मिलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि चीज़ों को बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, ताकि आप इसको कम से कम समय में जो है समझ लें, ठीक है। और ध्यान रहे, अभी आने वाली वैकेंसीज में अगर आपको बैठना है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बैक लगने से बचना है। नहीं तो फिर दोबारा जब तक अगर बैक लग गई एक बार, तो दोबारा जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे अगले साल तक, ठीक है, अगले साल इसी समय दोबारा जब एग्जाम होगा सेकंड सेमेस्टर का, तब बैक पेपर दे पाओगे, तब तक आपका रिजल्ट बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए बढ़िया मेहनत करके अच्छे नंबर लाओ। ये आपका MCQs PYQs का कलेक्शन मिलता है आपको, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, PYQ ऑफ 2022, 23, 24, 25, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन भी आपको मिल जाता है। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ जुलाई 2022 का लगा हुआ है। फिर इसके बाद इसी तरीके से जो राइट आंसर उसको भी हाईलाइट किया गया है। सबसे बड़ी बात, आपके मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक आता है वह भी हम आपको उसकी भी PDF प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। जो आपका लेटेस्ट 2026 का क्वेश्चन बैंक आया है, ये भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करा देते हैं। तो नोट्स अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो देरी ना करें, नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई फटाफट शुरू कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। निम्न में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, ईर्ष्या? नहीं भैया, टीचर के अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षक के कौन से गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? समय का पाबंद होना, निष्पक्ष होना, डिसिप्लिन्ड होना, या बहुत इफेक्टिव होना? तो टीचर का सबसे अच्छा गुण कि वो निष्पक्ष रहे। ऐसा नहीं जो अमीर बच्चे हैं या जो बहुत अच्छे बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे, कमज़ोर बच्चों पर, पिछड़े वर्ग से आए बच्चों पर ध्यान ना दे, ये नहीं, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। सभी बच्चों के लिए टीचर बराबर होना चाहिए, ठीक है। पाठचर्या के निर्धारक तत्व क्या हैं? वस्तुनिष्ठ कार्यप्रणाली, मूल्यांकन, बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, संरचनात्मक विकास, कार्यान्वयन, वस्तुनिष्ठ, सामाजिक पहलू, कार्यान्वयन। क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, ये पाठचर्या के निर्धारक तत्व माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। यह अवलोकन कि पाठ्यक्रम किसकी उपेक्षा करता है, यह महत्वपूर्ण है कि वह किसकी वकालत करता है, यह किस पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो ये जो आपका है वह जो हिडन करिकुलम होता है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, उससे रिलेट करता हुआ स्टेटमेंट लिखा है। पाठचर्या विकास की अवधारणा को शामिल नहीं किया गया है। जो पाठचर्या विकास का कॉन्सेप्ट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विचार को भी इंक्लूड किया जाता है। समाज का लक्ष्य क्या है, समाज की ज़रूरतें क्या हैं, आवश्यकता क्या है, हमारे मतलब राष्ट्र, हमारे देश की क्या लक्ष्य है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन हर एक परिवार की आकांक्षा क्या है, उसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। पाठचर्या डिज़ाइन का मॉडल मुख्यतः अनुशासन आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह आपका विषय केंद्रित होता है सर, विषय केंद्रित, जिसको हम सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल कहते हैं। पाठचर्या डिजाइन में डिसिप्लिन शब्द, यहाँ पे देखिए अनुशासन, डिसिप्लिन शब्द का अर्थ यहाँ विषय या ज्ञान की शाखा से है। विषय केंद्रित इस मॉडल में पाठचर्या को अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री,
इनके बेस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ प्रत्येक विषय को एक स्वतंत्र अनुशासन माना जाता है, ठीक है। और यह पारंपरिक शिक्षा की सबसे पुरानी और प्रचलित विधि है, जहाँ कंटेंट को बालक की उसके रुचियों से अधिक महत्व दिया जाता है। बालक का इंटरेस्ट किस में है, इसकी बजाय कंटेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हर्बर्शियन दृष्टिकोण में डैश चरण में शिक्षक उसी विषय या क्षेत्र के विषय में पिछले ज्ञान का परीक्षण कर सकता है, तो वह है हमारा संगठन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डैश हर्बर्शियन दृष्टिकोण में एक कदम है, कौन सा, तो वह हमारा कौन सा कदम हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। हर्बर्शियन दृष्टिकोण जो है, हर्बर्शियन अप्रोच, इसमें संयोजन, जिसको एसोसिएशन भी कहते हैं सर, क्या कहते हैं, एसोसिएशन, हाँ ठीक है, एसोसिएशन हो जाएगा। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, और इसका काम क्या है, संबंध जोड़ना। इसमें टीचर नए ज्ञान की तुलना छात्रों के पुराने ज्ञान से करता है, ठीक है, और इसमें क्लैरिटी होती है। बालक जो है वो नई जानकारी और जो पुरानी जानकारी है उसके बीच में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करता है। जब नया ज्ञान पुराने जो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होता है, संयोजन होता है, तो सीखना ज़्यादा परमानेंट हो जाता है, स्थायी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। टीम शिक्षण का अर्थ है 2 या 2 से अधिक अध्यापक यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, टीम शिक्षण होगा। टीम यानी समूह शिक्षण के क्या फ़ायदे हैं, इसमें फ़ायदा ये है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बेहतर प्लान बनेगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को लेकर कई टीचर्स वहाँ बैठे होंगे आपके लिए। शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग होगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि कोई छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाता है कि कोई वस्तु कैसे काम करती है, तो वह ज्ञान का लागू यानी ज्ञान को प्रयोग कर रहा है। शिक्षण शुरू करने के लिए एक शिक्षक को निर्देशात्मक उद्देश्यों के बाद कार्य को पूरा करने के लिए रणनीतियों और उपकरणों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके पश्चात क्या किया जाना चाहिए, इसके पश्चात परिणामों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैविक विज्ञान पढ़ाने के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं, इस स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय में ज्ञान देना, शिक्षण कौशल विकसित करना, पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में जागरूकता विकसित करना, ये सारे ही जो है जैविक विज्ञान पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य हो जाएंगे। कौन सा टीम शिक्षण मॉडल एक शिक्षक को पढ़ाने की अनुमति देता है, जबकि दूसरा शिक्षक व्यक्तिगत छात्र की मदद करता है जिसे सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह हो जाएगा एक सिखाओ एक सहायता करो। क्या हो जाएगा, एक सिखाओ एक सहायता करो, ये शिक्षण मॉडल बेस्ट हो जाएगा। कौन सा विचार मंथन विभिन्न सबसे खराब संभावित समाधान की कल्पना करके समस्या को हल करने के लिए विचार उत्पन्न करने पर केंद्रित है, तो वो हमारा रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। एक्वेरियम विकसित करने के लिए शिक्षण की किस पद्धति का उपयोग किया जाएगा, तो हमारी प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगी। क्या है, प्रोजेक्ट मेथड। आरसीएम अप्रोच जो कि पाठ्योजना के लिए प्रयोग की जाती है, किसके द्वारा दी गई है, तो यह क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा दी गई है सर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण 1956 ये रहा, 1956 में आया था, बाद में 2001 में इसमें संशोधन भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक पाठ्योजना आपको आपके शिक्षण लक्ष्यों और सीखने के उद्देश्यों की एक जनरल यानी साधारण रूपरेखा प्रदान करती है। हाँ, नहीं, कभी कभी, या फिर इनमें से कोई भी आंसर राइट नहीं होगा, तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। प्यारे दोस्तों, समय बहुत कम है इसलिए बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ब्लूम वर्गीकरण में समझ का अर्थ क्या है, ब्लूम वर्गीकरण में समझ का अर्थ है अर्थ को समझना। ये आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो कॉग्निटिव डोमेन का जो दूसरा स्तर है, जिसे समझ या बोध कहा जाता है, इसका मुख्य अर्थ दी गई जानकारी या सामग्री के अर्थ को ग्रहण करना है। इसलिए फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो फटाफट नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दो, आपका एग्जाम हो जाए। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा चैनल है, यहाँ पे आपको यूपी टेट की क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।